कहीं न कहीं शौक नहीं लगा होगा कि ये मतलब जिस पे आप मुंबई जिसके ट्रस्ट पे आप रह रही थी, जिसके साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी और उसकी रियलिटी ऐसी है और कहीं न कहीं आपको अंधेरा नहीं दिखा कि अब अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को अर्निंग तो है नहीं कुछ, ठीक हुँ, है? सबको अब मेरे जैसा बंदा भी वहाँ गया है, जेब में पैसे उतने हैं नहीं है, लेकिन सपने बड़े-बड़े हैं और वहाँ सर्वाइव रेंट वहाँ पे 20,000 30,000 रेंट है, तो सर्वाइव करने के लिए आप किसी ऐसी जगह पे आके फँस जाते हो। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं चैट अनलॉक और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। वैसे तो हमारा टॉपिक हर बार की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत अलग-अलग चीज़ें हम लाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कहूँगा कि बल्कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई समझना चाहता है और वो टॉपिक है ग्लैमर इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का, फ़िल्मों का, सिंगिंग का, जिसके लिए कहीं न कहीं आदमी दिमाग से नहीं दिल के हाथों मजबूर होता है और वो चीज़ें जो कि शायद बचपन से ही हर आदमी इंसान के अंदर होती हैं और जिसके लिए कुछ भी कर गुज़रने के लिए कोई भी कलाकार या फिर कोई भी सिंगर या फिर कोई भी इंसान मजबूर हो जाता है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस चकाचौंध के लिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आ रही हैं अपने टाइम की बहुत मशहूर मॉडल और अदाकारा मुस्कान चौधरी। मैं मुस्कान का स्वागत करना चाहूँगा। मुस्कान, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सर। तो मुस्कान की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ दिन पहले मैं मुस्कान से मिला अपने फ्रेंड के साथ और उन्होंने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें सुनाई ग्लैमर वर्ल्ड के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, जो कि मुझे जो लगता था, जो इम्प्रेशन था ग्लैमर इंडस्ट्री के बारे में, कहीं न कहीं वो चेंज हो गया और कहीं न कहीं मुझे वो कड़वी सच्चाई दिखी कि इस इंडस्ट्री के पीछे कितने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, कितने एफर्ट डालने पड़ते हैं। जो ये इंडस्ट्री जिसकी चकाचौंध इतनी है कि आदमी दिक अंधा हो जाता है, आदमी अपनी कल्पनाओं के हाथों अंधा हो जाता है, आदमी अपने सपनों से अंधा हो जाता है। बट उसके लिए कितना कुछ पे करना पड़ता है, कितने कुछ एफर्ट डलते हैं, वो मुस्कान हमें बताएगी। मुस्कान से जब मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक छोटे से जगह से आई हैं, जम्मू के रहने वाली हैं जी, जम्मू मुस्कान। का एक गाँव है, और वहाँ से रहने जी, वाली। जम्मू के गाँव की रहने वाली हैं मुस्कान और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। जैसे वो बचपन में थी, उन्होंने एक सपना संजोया था अपने लिए कि वो एक ग्लैमर लाइन में जाएँगी। वो एक फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुस्कान ने मुझे बताई। तो मुस्कान से ही जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबान। तो मुस्कान, आप बताएँगे कि ये जो फ़िल्म अदाकारा बनने का आपका सपना, ये ख़्याल, ये कहाँ से आया? मतलब फर्स्ट थॉट जो आदमी के दिमाग में आती है कि मुझे फ़िल्म एक्ट्रेस ही बनना है या फिर मुझे मॉडल ही बनना है। वो फर्स्ट ऐसा क्या पॉइंट था जो आपको पिंच किया कि मुझे यहाँ पे ये प्रोफ़ेशन में जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए? सर मैं 2010 में जैसे मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो जी। उसके बाद मैं जम्मू से चंडीगढ़ शिफ्ट हुई जी, थी। जी। एक जॉब के लिए आई थी मैं। जी। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दैट जॉब कि मैं भी कर रही थी जॉब, तो मुझे जिनके पास मैं काम करती थी तो उन्हीं का एक फ़ोटोग्राफ़र था। तो वैसे ही वो हमारे ऑफ़िस में तो आए तो आप जॉब कर रही थी जी, जम्मू में? जी। जी। जम्मू जम्मू में नहीं, जम्मू से मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई थी। अच्छा। तो मतलब आपके फ़ादर के हाँ, एक्सपायर सडनली होने के बाद डेथ के मैं बाद चंडीगढ़ आप शिफ्ट हुई चंडीगढ़ थी। शिफ्ट हो गई। जी। ठीक है। तो वहीं जॉब करते-करते मुझे वहाँ पे एक कंपनी के जो फ़ोटोग्राफ़र रहते हैं, जी। उन्होंने एक मेरा फ़ोटोशूट किया था। तो उन्होंने मुझे वो फ़ोटोग्राफ्स जब मैंने देखे थे, जब उन्होंने मुझे दिखाए थे, जी। तो मुझे उन्होंने भी सजेस्ट किया कि मुस्कान तुम काफ़ी फ़ोटोजेनिक हो, तो तुम्हें मुंबई इंडस्ट्री में ट्राई करना तो उन चाहिए। फ़ोटोज़ को देख के आपको वो जम्मू वाली मुस्कान नहीं दिखी नहीं दिखी। उसके अंदर एक फ़िल्म एक्ट्रेस दिखी। हाँ जी। तो वहाँ से आपको इंस्पिरेशन हाँ, मिली। वहाँ से ओके। मुझे इंस्पिरेशन हुआ, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि हाँ, शायद मैं कर सकती हूँ। जी। और एक सपना होता है ना कि हाँ, मेरे को शुरू से ही था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे जानें, हुँ। है ना? मैं कुछ बन सकूँ, क्योंकि हमारे गाँव में ज़्यादातर जो लोग हैं, लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं जल्दी। जी, कोई जॉब कर रही हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ वैसा माहौल था नहीं। जी। तो मैं शुरू से ही थोड़ी ब्रॉड माइंडेड भी रही हूँ, वैसे ही कपड़े पहनने, वैसे ही सब कुछ। तो हुँ। मेरे को लगा कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, तो जब कपड़ों से मुझे एक क्वेश्चन एक और मेरे दिमाग में है कि जम्मू, जैसे आप बताए जम्मू के गाँव से आप ताल्लुक़ रखती हैं, हाँ वहाँ जी। पे आपने जन्म लिया एक मध्य वर्गीय परिवार में। तो कपड़ों-वपड़ों को लेके वहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं होती थी आपसे कि नहीं, पापा बहुत ऐसे होती कपड़े? थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। मतलब सलवार सूट पहनना है,
तो पापा मेरे तो मुझे ज़्यादा प्यार करते थे, तो मुझे उन्होंने कभी रोक-टोक की नहीं। तो चैलेंज आपको बचपन से आना शुरू बचपन हो से गया। ही हाँ, मतलब बचपन वो से कीड़ा बचपन से था। हाँ, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे वेस्टर्न का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था कि मुझे वेस्टर्न पहनने हैं। जी। शादी में भी जाना है तो मम्मी ने सूट लेके कि सूट पहन के जाना, तो मैं मना कर देती थी कि मेरे को शादी में नहीं जाना है, मैं जाऊँगी तो जीन्स में जाऊँगी। तो मेरे पापा जाके जीन्स वग़ैरह खरीद के लाते थे, तो मैं जाके शादी में जाती थी। मैं शुरू से ही मेरे को ग्लैमर का काफ़ी इंटरेस्ट था। अच्छा, तो फिर मैं वापिस आते हैं चंडीगढ़ जी, वाली जी, जी। स्टोरी पे आपकी। हाँ। तो मैं जब चंडीगढ़ में शिफ्ट हुई, तो जब मैंने वो फ़ोटोशूट किया, तो जो मेरे कंपनी के बॉस थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को सपोर्टिव थे। तो उनको भी उन्होंने दिखाया कि मुस्कान काफ़ी फ़ोटोजेनिक है। तो यहाँ पे मेरे को सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही थी कि मैं घर में मतलब आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर इन माय फैमिली अभी। ओके। तो सपोर्ट कर नहीं पा रही थी मैं उस सैलरी से। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो इसीलिए मैं फिर जब मैंने उन्होंने पोर्टफोलियो किया, तो मैंने प्लान बनाया कि मेरे को चेंज करनी है सिटी। हुँ, तो उसके बाद मैंने एक फ़ोटोशूट किया था चंडीगढ़ में। हुँ, तो फिर उन्होंने भी थोड़े बहुत पैसे दिए थे मुझे उस टाइम पे, कोई 8-10 हज़ार रुपए मुझे उस फ़ोटोशूट का मिला था। तो हुँ, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया मुझे जाने के लिए कि हुँ, आप मुंबई में जाके ट्राई करो। फिर मैंने ऑफ़िस में जैसे बैठे-बैठे फ़ेसबुक, यूट्यूब वगैरह सब जगह पे सर्च इंडस्ट्री का सर्च हुँ। करना शुरू किया। तो फिर मैं यहाँ से पूना शिफ्ट हुई। एक डेट आई कि मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। मैंने एक एक्टिंग क्लासेस, क्योंकि मुझे लगा कि सबसे पहले हमें एक्टिंग आनी एक चाहिए। मिनट पॉज़। तो मुस्कान वापिस आते हैं अपने चंडीगढ़ वाले एपिसोड पे, तो फिर क्या हुआ जब आप चंडीगढ़ में आई तो? जब मैं चंडीगढ़ आई तो मैंने जॉब जॉइन किया। जॉब कर रही थी तो एक फ़ोटोग्राफ़र थे, वो उनसे मिली। उन्होंने मेरा एक फ़ोटोशूट किया। वो फ़ोटोशूट के दौरान उन्होंने बॉस को बताया कि मतलब जब फ़ोटो लाए हुँ, ऑफ़िसेज़ में, हुँ। ऑफ़िस के सारे एम्प्लॉइज़ ने भी देखे। तो उन्होंने बताया कि मुस्कान का फ़ेस काफ़ी फ़ोटोजेनिक है। तो ओके। जब मैंने भी देखा तो मुझे काफ़ी खुशी भी हुई और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मतलब मतलब उन फ़ोटो में आपको एक एक्ट्रेस दिखी, ना कि हाँ। वो जम्मू वाली लड़की। जी, बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। ओके, तो कहीं न कहीं मुझे था कि मुझे अब आगे जाना है। जी। तो फिर मैंने थोड़ी-सी ट्राई किया, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सर्च किया लोगों को। कुछ एक चीज़ें की मैंने। तो लेकिन मुंबई जाना इतना आसान तो नहीं था मेरे लिए, क्योंकि अब 8-10 हज़ार सैलरी में मैं मुंबई जैसे शहर में सर्वाइव तो कर नहीं सकती हुँ, थी। हुँ। तो जब आप चंडीगढ़ में थे तो चंडीगढ़ से बाहर निकला क्योंकि आप एक छोटी जगह से आए थे और जम्मू से चंडीगढ़ ही आना एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल, तो आप उस टाइम पे चंडीगढ़ में रह के मुंबई जाने के सपने देखते थे। बिल्कुल। तो फिर आप चंडीगढ़ से मुंबई पहुँचे या रास्ते में अभी कुछ एक और टेक्स आना बाकी थे? नहीं, बहुत सारे टेक आए। मुंबई तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ओके, तो मुझे लगता नहीं था कि उन पैसों में मैं मुंबई पहुँच सकती हूँ। ओके। तो चंडीगढ़ में अब मैं जॉब करती थी, तो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल भी था, जो मुझे सपोर्ट भी करते थे। जी। तो एक मेरा फ्रेंड ही था, तो मैंने उसको बताया कि ऐसे-ऐसे मैंने फ़ोटोशूट किया है, मैंने पिक्चर्स दिखाए। हुँ, तो हुँ, उसने मुझे बोला कि मैंने उसको बोला, "तो मुझे थोड़ी हेल्प करो तो बाहर जाने के लिए।" हुँ। तो उसने मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, तो हमने तो मुस्कान चंडीगढ़ से मुंबई पहुँची या फिर रास्ते में कहीं ब्रेक लिया आपने या फिर कहीं और पहुँची? नहीं, मुंबई तो ख़ैर मैं नहीं पहुँची अभी, हाँ, फ़िलहाल मैं पूना पहुँची थी ओके। क्योंकि यहाँ से मुझे अच्छा आप चंडीगढ़ से पूना गए थे? पूना चली गई मैं, हाँ जी। क्योंकि ओके। मुझे पता चला कि उसके एक्टिंग के लिए पहले जैसे मैंने जानकारी ली थी, लोगों से भी तो पता पुणे किया। तक का रास्ता आपको पता था कि यहाँ से मेरे को फ्लाइट पकड़नी है, यहाँ से मुझे बस नहीं, पकड़नी है? मुझे बिल्कुल रास्ता, मैं पहली बार तो जा रही थी, मुझे किसी चीज़ के बारे में पता ही तो नहीं फिर था। पुणे पहुँचे कैसे आप? पूना में मैंने आपको बताया, मेरे एक फ्रेंड की हेल्प ली मैंने। जी, तो उसने मुझे बताया, हमने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट ढूँढा वहाँ पे। जी, तो पूरा हमने उसके बारे में मतलब कन्फर्म किया कि ये इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं इतने पैसे लगेंगे, इतना एक्टिंग क्लासेस का फीस है। जी। तो वहाँ पे मुझे फिर रहने के लिए भी एक्सपेंसिव था। पूना भी मुंबई, हाँ, पुणे भी हाँ, मुंबई से इक्वली एक्सपेंसिव ही, एक्सपेंसिव है, हाँ, मेबी इक्वली है। शायद मोर एक्सपेंसिव है। जी। ठीक कह रही हैं आप। हाँ। तो फिर मेरे को वहाँ पे रूम भी लेना था। फिर मुझे एक्टिंग का भी जो फीस वगैरह था उस टाइम 60-70 हज़ार था, वो भी देना था। 3 मंथ का कोर्स मतलब था। उस टाइम पे आपने 60-70 हज़ार 60-70 रुपए हज़ार पे रुपए किए। मैंने पे किया इंस्टॉलमेंट में, थोड़ा ज़्यादा ही था वैसे। तो फिर मेरे फ्रेंड ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। थोड़ा मैंने बॉस से भी हेल्प लिया पैसों का मैंने। तो उन्होंने मुझे पूना में फिर थोड़ा, मेरे बॉस ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे वहाँ पे एक पीजी वगैरह भी अरेंज करा के दिया। तो मैं यहाँ से फिर ट्रेन लिया और वहाँ से मुझे रास्ते में तो पता नहीं था, मैं अकेली थी और मैं फर्स्ट टाइम गई थी।
और वहाँ से मैं पूना फाइनली पहुँच गई थी। हुँ। तो मतलब जम्मू टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ चंडीगढ़ टू टू पूना। पुणे हाँ जी। वाया ट्रेन। जी। तो फिर मैं पूना में जब रह रही थी तो मैंने पहले वहाँ जाते ही मैं रेलवे स्टेशन पे मतलब बैठी थी, मुझे पीजी वगैरह नहीं था मेरे पास। जी। मतलब रहने के लिए मेरे पास जगह नहीं थी क्योंकि वो मुझे भी ढूँढना था। मुझे सिर्फ़ ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट पता था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। फिर जब मैं वहाँ रही तो काफ़ी सारे लोगों से भी मैंने पूछा। मैंने जो मेरे एक्टिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट था जहाँ पे, उसके आस-पास ही मैं ढूँढ रही थी ताकि मेरा जो कन्विंस का था वो बच जाया करे मुझे। जी। फिर मेरे को आ जाके कोरेगांव पार्क प्लाज़ा है वहाँ पे। कोरेगाँव हाँ, मैं भी गया हूँ वहाँ पे। हाँ, जर्मन बेकरी के पास मैंने एक आई नो। पॉपुलर हाइट करके जी। था सोसाइटी, वहाँ पे मैंने फ्लैट एक देखा 1 बीएचके का और वो उसका रेंट जो था वो 20,000 था। 20,000 हाँ, उस टाइम। और डिपॉज़िट वग़ैरह 60 टू 70,000 तो डिपॉज़िट ही था उसका, ब्रोकरेज भी था। मतलब ना करते भी मुझे कम से कम 1 लाख रुपया जेब में चाहिए था। अब मैं पहुँच तो गई थी 50,000 रुपए लेके, स्कूल की इंस्टीट्यूट की फ़ीस लेके मैं पहुँच गई थी, बाकी का पैसा मेरे लिए अरेंज करना भी मुश्किल हो रहा था। मतलब आपने सोचा नहीं था कि इतना एक्सपेंसिव रहेगा रहना वहाँ पे? बिल्कुल। फिर मैंने थोड़ा कोशिश किया, यही घरवालों से सपोर्ट तो नहीं है क्योंकि पापा है नहीं, तो अर्निंग मेंबर तो मैं ही हूँ, घर में बड़ी मैं हूँ। तो कुछ एक फ्रेंड्स लोग से ही हेल्प लिया मैंने, उनसे थोड़ा मतलब था। कहीं न कहीं जर्नी में आपके हाँ, फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प बहुत की हेल्प आपकी। किया है और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे एक जो मैंने रूम लिया था, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, एक घर है वहाँ पे एक पीजी में 2-3 गर्ल्स रहती थी, तो मैं आपको वहाँ पे एडजस्ट करा देता हूँ। फिर मैं वहाँ गई, 2-3 दिन मैं उनके साथ एडजस्ट किया मैंने, फिर मेरी क्लासेस शुरू हो गई। तो मैंने जो है अपना 3 मंथ्स का जो कोर्स है एक्टिंग क्लासेस का, वो वहाँ से मैंने कंप्लीट किया था। मतलब मुस्कान ने 1 लाख रुपए प्लस 50,000 रुपीज़ प्लस एक्सपेंसेस अपने मैनेज किए वहाँ पे। जी। तो बचपन से ही या फिर एक छोटी उम्र से ही आपको ज़िंदगी का तजुर्बा आना शुरू हो गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक्टिंग क्लास करने के बाद क्या आपको कोई ब्रेक मिली? नहीं, फ़िलहाल तो जब मैं एक्टिंग क्लासेस कंप्लीट की थी तो मुझे एक शूट आया था, मुझे सर के थ्रू ही एक रेफ़रेंस मिला था। ओके। तो उन्होंने मुझे गोवा के लिए बोला था कि गोवा में एक शूट है, तो मैं वहाँ से अच्छा ये सर आपके जो एक्टिंग जो क्लास वाले एक्टिंग सर थे। क्लासेस वाले सर ओके, थे, ओके, तो उन्होंने ही हमें ये मुझे ब्रेक दिया था गोवा जाने के लिए। एक शूट था, ईरानी कंपनी थी कोई, ईरान के थे वो, ओके। उनका कोई काफ्तान का शूट्स था। तो वो शूट मैंने वहाँ पे किया था, वहाँ मेरी 2-3 फ्रेंड्स भी बन गई फिर, तो अच्छी मेरी उनसे फ्रेंडशिप हुई। फिर मैं गोवा से पुणे वापस आ गई थी उस टाइम पे। तो पैसे-वैसे मिले? हाँ, उन्होंने मुझे एक्सपेंस पे किया एक चीज़ अच्छी हुई कि पैसे आपको मिल गए। मिल गए मुझे। वो शूट में मुझे उन्होंने उसी टाइम शूट खत्म होते ही पेमेंट कर दी थी। ट्रैवल का भी उन्होंने दिया था, रहने का अकोमोडेशंस, फूड सब उन्हीं का था। गुड। और मतलब पहली बार मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने वो पहला शूट किया और मुझे जहाँ मैं महीने का 8,000 कमा रही थी, एक शूट था वो 4 घंटे का, उसमें मुझे उन्होंने 8 से तो कहीं 10,000 न रुपए कहीं पे आपके किया अंदर था। कॉन्फिडेंस और वो बिल्ड जो हुआ आप था। कहीं न कहीं सपना देख रही थी, वो सच होते हुए दिख रहा था। मुझे हाँ, सच होते दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं पहला शूट ही मैंने ईरान का शूट किया है, तो कुछ कि तो मेरे में होगा। कि मैं मंज़िल के बहुत पास बहुत पहुँच गई हूँ। पास में हूँ, हाँ जी। तो उसके बाद की कहानी? उसके बाद फिर मैं जब वो शूट करके वापस आई तो उसके बाद हाँ, मुझे यहाँ बैंगलोर के लिए एक शूट आया फिर। वहीं पूना से ही गोवा से ही मुझे लीड मिली थी जिनका शूट मैंने किया था। उन्होंने मुझे ई-कॉमर्स का कोई शूट दिया था, टी-शर्ट ब्रांड का शूट था। ओके, फिर उसके लिए मुझे बैंगलोर जाना था। ओके। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट वगैरह की कि मैं वहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ बैंगलोर में, और मेरे लिए पहले पूना जाना फिर बैंगलोर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। और बैंगलोर सिटी तो मेरे लिए बिल्कुल ही न्यू था और मुझे पता चला कि वो मैंने जैसे कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, बैंगलोर भी पूना से एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली बैंगलोर तो तो एक्सपेंसिव। फिर मैंने उनको थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि मेरा वहाँ पे ट्रैवल जो है आप पे कर दीजिए, फूड वगैरह, तो आप अगर मुझे जो पेमेंट देंगे उसमें काट लेना आप। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे ट्रैवल वगैरह दिया और मेरा शूट हुआ। फिर जब वो मेरा लास्ट शूट हुआ, जब मैं बैंगलोर में रह रही थी, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे मुंबई में मूव ऑन होना चाहिए, ओके। क्योंकि मैं 2 शूट कर चुकी थी और पूना में भी मतलब वो वैसे कीड़ा कहीं न कहीं था कि मुंबई पहुँचना है। जम्मू से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पुणे, पुणे से बैंगलोर, पर बैंगलोर। वो मुंबई वाला अभी तक टारगेट बाकी था। हाँ, कि मुझे ये पता है कि अभी तक मैंने मुंबई मतलब का मुंबई अभी दूर है मेरे दोस्त। दूर है।
तो मुंबई पहुंचना मेरा अभी इतना पॉसिबल लग नहीं रहा था। फिर भी चलो, मेरे जो शूट पे फ्रेंड्स लोग थे उन्होंने मुझे मुंबई के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि वो मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हो गए हैं। तो उनके कहने पे फिर मैंने डिसाइड किया और उनको बोला कि आप मुझे, क्योंकि मेरा एक्टिंग क्लासेस कंप्लीट हो चुका था, तो पूना जाने का मेरा कोई था नहीं, मोटिव नहीं था। तो मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद वो शूट के बाद उन्होंने मेरा टिकट जो था मुंबई का करवाया था। ओके। तो फाइनली जब आप मुंबई की धरती पे उतरे, आपको बड़ी चैन की सांस आई होगी कि मैं पहुंच गई हूँ। फाइनली मैं मुंबई पहुंच तो गई। जैसा आपने सोचा था मुंबई में वो वैसा रहा या फिर उसके थोड़ा उलट था? नहीं, थोड़ा तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि जब मैं जितने मैंने सपने देखे थे वो तो बहुत ज्यादा ही, मतलब बहुत ही ज्यादा उलट था मुंबई। जो मैं मुंबई के बारे में सोच रही थी, वहां के लोगों के बारे में, कि मुझे लगता था हाँ मैंने 2 शूट कर लिए हैं। जैसे मुंबई को माया नगरी बोला जाता है, वैसे बोला जाता है कि वहाँ पे एक माया का जाल है जो जिसमें लोग फँस जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक्चुअली वो माया नगरी है। एक्चुअल में है, और जो वहां पे रहता है तो उसको बार-बार, आप एक बार मुंबई छोड़ के आए तो आपको वो सुकून नहीं आता है। मतलब कि आपको दिल में रहेगा कि मुंबई मुझे बुला रही है और मुझे जाना ही जाना है वहां वापस। मतलब कुछ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है कुछ एक, कि आप एक बार रह के आए हैं तो आप नहीं रह सकते आप दोबारा मुंबई के बिना। हुँ, तो फिर मैं जब मुंबई शिफ्ट हुई हूँ हुँ, मेरी फ्रेंड्स के साथ, हुँ, मैंने एक पीजी ढूंढा था, फिर एक हुँ, ऑनलाइन ओएलएक्स पे। हुँ, जब मैंने पीजी ढूंढा तो एक लड़की से मेरी बात हुई, तो वो शायद लोखंडवाला में उस टाइम रहती थी। ओके। तो उन्होंने मुझे एड्रेस वगैरह दिया, कुछ हुँ, पैसे आ गए थे मेरे पास, मंत्रा वालों ने अच्छे पैसे दिए थे, ई-कॉमर्स वालों ने मुझे। तो मुझे लगा कि मैं एक अच्छा पीजी लेके जो है शेयरिंग पे रह सकती हूँ। ओके। जब मैं वहाँ पहुँची उसके घर पे, मैंने रहना स्टार्ट किया। मेरा कुछ सामान भी था, मैंने पूना से वो भी मंगवाया। वहाँ हुँ, पे रहने लगी पूना में, हुँ, सॉरी मुंबई में, फ्लैट्स में। तो उस लड़की से मेरी दोस्ती हुई। अब मैं उस लड़की के घर में जब रहना शुरू किया तो 2-3 दिन, 4 दिन हुए थे, तो उसने मुझे बताया कि, मतलब मैं उसको, मेरे को थोड़ा उसका चाल ढल ढाल अच्छा नहीं लगा। हुँ, जबकि वो अच्छी लड़की थी, मुझे अच्छी लगी, शी वाज़ वेरी गुड लुकिंग। ओके, और काफ़ी, वो भी एक एक्ट्रेस है, मूवीज़ की काफ़ी मूवीज़ की हैं उन्होंने, सी ओके। ग्रेड मूवीज़ भी की हैं उन्होंने, काफ़ी सारी मूवीज़ की हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, वो भी कहीं न कहीं उसके अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन थी, हुँ, क्योंकि वो खूबसूरत थी, लेकिन वो जिस मुकाम पे पहुँचना चाह रही थी, वो नहीं पहुँच रही थी। हुँ, हुँ, तो उसकी वजह से उसको देख के मुझे ऐसे लगता था, क्योंकि उसका जो चाल-चलन था, जहाँ खाना-पीना था, वो बड़ा डिफरेंट सा लगा मुझे। जैसे कि? जैसे कि मतलब कि वो हर शाम को उसको ड्रिंक चाहिए। ओके, मैं इवन उसके घर में पेइंग गेस्ट हूँ, मैं 10,000 रुपीज़ ऑलरेडी उसको पे कर रही थी, ओके। ठीक है? उसके बावजूद जब शाम होनी तो उसने मुझे बोला कि मुस्कान, तुम पार्टी करती हो? तो मैं तो पार्टी ख़ैर नहीं करती थी। हुँ, अभी मैं 18 इयर्स की थी और वो मुझसे शायद 15 टू 16 इयर्स बड़ी होंगी। हुँ, तो वो मेरे को बोलने लगी कि ड्रिंक करनी है, तो शाम को वो मुझसे पैसे लेके तो ड्रिंक करती थी। आपसे पैसे लेके ड्रिंक मेरे से करती पैसे लेके वो है। ओके, ड्रिंक करती थी। ओके। फिर उसके बाद कभी मैंने नहीं भी देने तो उसने गुस्सा भी करना, तो थोड़ा-सा डर भी लगता था मुझे उससे, क्योंकि वो, उसका एक फ्रेंड भी रहता था वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो वो, आप 3 लोग रहते थे। हाँ, उसका फ्रेंड, मैं और वो रहते थे, वो दोनों अंदर रहते थे, मैं हॉल में थी, मुझे उन्होंने हॉल दिया हुआ था। ओके, ओके। और वो वीट वगैरह कुछ होता है, हुँ, वो वीट वगैरह भी, मतलब वो सिगरेट से लाने हैं, वो सिगरेट पीना उन्होंने शाम को बैठ के, तो वो सारी चीज़ें मैं देख रही थी। हुँ, तो एक होता है ना, मतलब इंसान को देख के पहले ही मैं डिमोटिवेट हुई थी उसके घर में पहुँच के, कि हुँ, मुझे लगा कि वो एक एक्ट्रेस है, उसने मुझे मूवीज़ दिखाई अपनी, हुँ, कि मैंने ये मूवीज़ की हुई हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। पहले उसने मुझे ये नहीं बताया, मैं अभी कर रही हूँ, उसने बोला मेरा काम चल रहा है, अभी मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने उनको पूछा था। अब जैसे कि आप जम्मू से आई थी और आपके परिवार के जैसे कि संस्कार थे और जिस माहौल में आप रही थी, आपका अभी तक का फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा जो कि आपने बताया आपको काफ़ी सपोर्टिव था। अचानक से आप ऐसी जगह आ जाती हैं जो कि शुरुआती दौर में आपको कहीं न कहीं लगा होगा कि बहुत सपोर्टिव या फिर आपको मंज़िल तक पहुँचाने में हेल्पफुल रहेगा। बट आपने बताया कि वो सिगरेट का सेवन करती थी और शराब पीती थी या उस तरीके से। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा था कि आप आउट ऑफ ट्रैक जा रही हैं अब नहीं, या फिर जो आप चीज़ सोच रही थी उससे थोड़ा उलट होने वाली है? एक डर तो लग रहा था मुझे, जी। क्योंकि जब मैं पहली बार ही ऐसी जगह पे पहुंची हूँ जहाँ से मुझे डीमोटिवेट ही हुई हूँ मैं उनको देख के, कि एक एक्ट्रेस है जिन्होंने इतनी मूवीज की हैं, काम किया है, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि उनको ऐसी क्या ज़रूरत है कि वो ये चीज़ें कर रही हैं बैठ के।
तो कहीं-कहीं डर भी था, लेकिन ये सपना तो मैं लेके आई थी कि मुझे कुछ करना है, तो ऐसे लोगों को तो फेस करना हुँ। मुझे करना ही पड़ना था फेस। मतलब कहीं न कहीं आप इतने स्टेजेस से गुज़र चुके थे कि मेंटली प्रिपेयर थे कि मतलब आप कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और आपको इसको मैनेज करना पड़ सकता मैनेज है, करना तो आप पड़ प्रिपेयर थे। हाँ, बिल्कुल। और मेरी लाइफ में जब से मतलब कि मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ, जब से मैं अपने जम्मू से बाहर निकली थी, तो मैंने उस टाइम ये लड़कियों को स्मोक करते, ड्रिंक करते मैंने नहीं देखा था ओके। बिल्कुल भी। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम उनके घर में जाके देखा मतलब था, सब क्योंकि कुछ नया था। हाँ, मुंबई का पर्दा उठता है अचानक से आप बिल्कुल, सिगरेट, बिल्कुल। दारू फर्स्ट टाइम मैंने और देखा था लड़कियों का कि वो सारी चीज़ मतलब बिल्कुल, ग्लैमर वर्ल्ड में आना तो एक नई चीज़ के लिए आपको एंट्री मिल एंट्री चुकी थी मिली आप। थी, बिल्कुल। जी, तो वो चीज़ें मुझे देखने को मिल रही थी उस टाइम पे। तो लेकिन कहीं न कहीं मेरा फ़ोकस था कि मुझे काम करना है। ओके, अब उस दौरान उस लड़की ने मुझे फिर मैंने उनसे थोड़ी हेल्प माँगी, क्योंकि मैं मुंबई में नई थी, तो मैं लोगों को ज़्यादा जानती नहीं ओके, थी। ओके, ओके। अब मुझे नहीं पता कि प्रोडक्शंस कहाँ पे हैं, हुँ, किनसे मिलना होता है, किनसे बात करनी होती है, कैसे मैं आगे पहुँचूँगी। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि वो काम उसने किया है, अगर मूवीज़ की हैं, तो उसको पता होगा कि मैं किनसे बात कर सकती हूँ, किनसे मिलूँगी। हुँ, फिर जब मेरी उनसे एक दिन बात हुई रात को बैठ के, तो उन्होंने मेरे लिए एक मीटिंग अरेंज की कि मुस्कान, ऐसे-ऐसे एक प्रोड्यूसर हैं, हुँ, हुँ, मूवीज़ बना रहे हैं, तो हमें उनको मिलना है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे सी प्रिंसेस साइड में कहीं बताया मीटिंग के लिए, तो आप चलो। शाम हुँ, को उसने मुझे तैयार वगैरह किया, हुँ। और कपड़े भी उस टाइम मुझे ग्लैमर टाइप उतना मालूम नहीं था, ए मतलब एक एक मिनट। हुँ। तो आप एक अच्छी अभिनेत्री के साथ, एक नामी अभिनेत्री के साथ रह रही थी और अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ आपको दिख रही थी कहीं न कहीं। तो फिर आपने कहीं न कहीं अप्रोच नहीं की उन्हें लेके कि मतलब वो आपकी हेल्प करें काम दिलाने में या फिर और अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए? हाँ, बिल्कुल किया। देखो, शुरू में जब मैं उससे मिली, तो अब मैंने वो चीज़ें तो देखी थी, जो कर रही थी वो देख रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मुझे उनकी हेल्प भी चाहिए थी, सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि मैं जानती नहीं थी मुंबई में किसी को। हुँ, तो मैंने एक दिन बैठी थी, तो मैंने बोला, दीदी मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। मैं नहीं जान ज़्यादा लोगों को जानती हूँ, तो आप मुझे थोड़ा बताओ कि मैं कैसे इंडस्ट्री में मतलब पैर रख सकती हूँ या किनसे मिल सकती हूँ। फिर उन्होंने मेरे लिए एक मीटिंग अरेंज की थी, प्रोड्यूसर सर से बात की, मेरे सामने उन्होंने फ़ोन पे बात वगैरह की थी कि मूवीज़, मुझे बोलने लगी कि मूवीज़ हैं, उसमें उनको एक्ट्रेस चाहिए है लीड के लिए, तो आप चलो मेरे साथ, मिलाती हूँ अब मैं। हुँ, अच्छा, सुबह उठे तो उन्होंने मुझे ड्रेसेस वगैरह मैंने पहनी, तो बहुत ज़्यादा ग्लैमर तो मुझे पता नहीं था। नॉर्मली जैसे हम पैंट और टी-शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, हुँ, उसने फिर मुझे अपने कपड़े वगैरह लगवाए, अच्छे से तैयार करवाया, तो बोले चलो अब चलते हैं। अब तुम लग रही हो मुंबई की मॉडल, तो चलो। हम वहाँ से निकले, ऐसे ही प्रिंसेस में कहीं बैठे थे। तो मीटिंग के लिए प्रोड्यूसर साहब तो एक ही थे, लेकिन वो हम ऑफ़िस में तो गए नहीं उनके। हुँ, वहाँ पे एक कॉफ़ी कैफ़े डे टाइप्स था, और वहाँ पे आपको पता है, एक प्रोड्यूसर नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे 10 प्रोड्यूसर्स थे। मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि 10 लोगों के साथ बैठी थी मैं। हुँ, मतलब 10 लोग टेबल पे बैठे हुए हैं और कॉफ़ी की जगह ड्रिंक पी रहे हैं। हुँ, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि मुस्कान है, अभी-अभी आए हैं, जम्मू की रहने वाली हैं ये, हुँ, तो एक्टिंग में इंटरेस्ट है इनको। सबने मेरे को हाय हेलो किया, थोड़ा इंटरेस्ट भी शो कर रहे थे। तो बोले कुछ खाओ-पियोगे, कॉफ़ी वगैरह पी मैंने। बस वहाँ से निकले, हुँ, तो बोलने लगे कि एक जो प्रोड्यूसर साहब थे वो उठे, तो बोलने लगे कि ये प्रोड्यूसर साहब दूसरी जगह रुक हैं, उनके साथ मीटिंग है वहाँ पे। हुँ, और जब मैं मीटिंग के लिए वहाँ पहुँची, तो वहाँ पे लेके कहाँ गए जी मुझे, बांद्रा में ताज होटल है वहाँ पे। ओके। हाँ, वहाँ की लॉबी में उन्होंने मुझे बिठाया। हुँ, वो मतलब जो लड़की थी मेरे साथ, खैर नाम तो मैं उसका नहीं लूँगी। तो प्रोड्यूसर साहब सामने बैठे हुए हैं, वो लड़की ने मुझे वहाँ बिठाया कि आप बैठो बात करो, तो मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। तो तो यहाँ तक आपको लग नहीं रहा था कि कुछ दाल में कुछ काला है या फिर कुछ चीज़ें थोड़ी गलत हो रही हैं या कुछ उस टाइप से? नहीं, मुझे इतना लगा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत लगा, क्योंकि जब उसने बोला कि हमने प्रोड्यूसर के ऑफ़िस जाना है, तो मुझे लगा कि मुंबई है कि लोग ड्रिंक वगैरह तो करते ही हैं। अब वो मेरी जो जिनके पास मैं रह रही थी, तो उनको भी रहन-सहन मैंने देख ही लिया था, हाँ, तो क्योंकि कहीं न कहीं वो नामी एक्ट्रेस हाँ। थी तो आपको लगा होगा नॉर्मल कि चीज़ें नॉर्मल चलती चीज़ें हैं। हैं, ये करते हुँ, हैं हुँ, लोग यहाँ हुँ, पे। हुँ, तो जब वो वहाँ से उठा के लेके गई, तो मुझे लगा कि शायद ऑफ़िस वग़ैरह में जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, जब वो होटल में गई, तब मुझे थोड़ा-सा लगा। मैंने रास्ते में उनसे पूछा भी कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कहीं नहीं, हम सर के साथ कहीं बैठेंगे, डिनर भी करेंगे और सर के साथ बात भी हो जाएगी। मैंने कहा हुँ, ठीक है। हुँ, तो वहाँ से फिर हम लोग चले गए। मैं थोड़ा ट्रस्ट भी करती थी, क्योंकि मेरी रूममेट थी वो, तो मुझे लगा नहीं कि ऐसा कुछ होगा भी। जब मैं वहाँ पे गई, बैठी हूँ, तो खुद वो वॉशरूम चली गई, बोले आप बात करो।
जब मैं उनसे बात करने लगी तो उन्होंने बड़ा अजीब-सा क्वेश्चन पूछा कि आप फर्स्ट टाइम आए हो? तो मैंने कहा फर्स्ट टाइम आई मतलब? तो बोलते हैं कि आपको बताया नहीं इन्होंने? मैंने कहा किस बारे में? तो कि आपको मुझसे मिलाने के लिए लेके आई है। उन्होंने पूछा कि कितने पैसे बताए इन्होंने आपको? मैंने कहा पैसे, मैंने कहा मैंने तो अभी कोई काम भी नहीं किया तो पैसे किस चीज़ के? हुँ। तो बोलने लगे कि मैंने कहा आपने मेरी, मैंने उनसे सीधे पूछा कि आपने मेरी सिलेक्शन कर दी है क्या? मतलब मैं फाइनल हो गई हूँ क्या शूट के लिए? कि आप मेरे या को पैसों की पेमेंट बात का कर रहे पूछ रहे हो, पैसों की बात कर रहे हो? हुँ, तो बोलने लगे नहीं आपको शायद उन्होंने बताया नहीं होगा। तो मेरे को ना ऐसे शिवरिंग सी, थोड़ा डर सा लगने लगा उनको देख के। तो मुझे हाथ पैरों में जब शिवरिंग होने लगी, मेरा बात करते-करते मुझे रोना आ गया। तो जब मैं मतलब एक डर गई ना मैं कि मैं कहाँ आ गई हूँ, आप पता नहीं क्या छोटी होने वाला उम्र मेरे भी साथ, आपकी छोटी थी मैं। छोटी-छोटी उम्र थी, तो हाँ। अचानक से वो मेरे को बोलते हैं कि जब उन्होंने देखा कि मैं रोने लगी हूँ, मेरे हाथ-पैर शिवरिंग हो रहे हैं, तो लेकिन मुझे वो थोड़े जेंटल भी थे। अब पहली बार मैं भी किसी से मिली, वो भी, तो उनको कहीं न कहीं लगा कि शायद एक्चुअल में मैं कोई न्यू हूँ, अभी-अभी मैंने उनको बताया कि मैं अभी-अभी शिफ्ट हुई हूँ मुंबई में। मुझे ज़्यादा पता नहीं है मुंबई के बारे में। तो हुँ, इन्होंने मुझे बताया था कि प्रोड्यूसर से मीटिंग है मूवी के लिए। बोले, "अच्छा आपको ऐसा बताया है?" मैंने कहा, "हाँ जी, बिल्कुल बताया है।" तो हुँ, वहाँ बैठे-बैठे उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि, "आप कहाँ रहते हो?" मैंने कहा, "मैं इनके साथ रहती हूँ।" "कब शिफ्ट हुए?" मैंने कहा, "1 वीक से ज़्यादा 10 डेज़ हो गए हैं मुझे इनके साथ रहते हुए।" हुँ, तो उन्होंने बोला कि, "आप यहाँ से शिफ्ट कर दो उनके घर से। अगर आपको मुंबई में एक्टर बनने आए हो, आपका सपना है, तो आपको ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए।" हुँ, तो फिर उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया कि वो तो एक्चुअल में एक लड़कियाँ सप्लाई करने वाली बंदी है, वहाँ पे मतलब लड़कियाँ सप्लाई करती हैं। हुँ। तो उस टाइम मुझे ज़्यादा पता नहीं था उस चीज़ के बारे में कि लड़कियाँ कहाँ सप्लाई होती हैं, क्या होता है, कुछ मालूम नहीं था। तो जब मैं रोने लगी तो उन्होंने बोला आपने कोई बात नहीं। तो आपको उस टाइम वो लग गया कि आपकी गलत हाथों में फँस गलत गई हैं, हाँ, आप एक गलत गलत जगह, रैकेट में फँस चुकी हैं। बिल्कुल। जी। लेकिन उस टाइम ये चीज़ें, उस टाइम इतना पता नहीं था कि ये चीज़ें भी होती हैं, क्या होता है, मतलब इतना नॉलेज था नहीं हुँ, मुझे। हुँ, तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने फिर मुझे अच्छे से समझाया लेकिन कि यहाँ पे ये होता है, ऐसे-ऐसे लोग रहते हैं, ये लड़की जो आपको लेके आई है, ऐसा-ऐसा तो मतलब। आपको कहीं न कहीं शॉक नहीं लगा होगा कि ये मतलब जिस पे आप मुंबई जिसके ट्रस्ट पे आप रह रही थी, जिसके साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी और उसकी रियलिटी ऐसी है और कहीं न कहीं आपको अंधेरा नहीं दिखा कि अब अंधेरा ही अंधेरा है? इतना तो ख़ैर डर तो मुझे लगा था, तभी मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी दिलासा भी दिया, जो वो सर थे साथ में। तो उन्होंने मुझे समझाया काफ़ी अच्छे से और उन्होंने मुझे बताया कि आपको बोल्ड बनना पड़ेगा और आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपको जगह-जगह में ऐसे लोग मिलेंगे। हुँ, लेकिन आपने वहाँ पे रोना-धोना स्टार्ट कर दोगे तो हर कोई इंसान मेरे जैसा नहीं होता है। हुँ, तो हुँ, मैंने बोला ठीक है। हुँ, फिर लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं दिलासा दिया कि मत रो, हुँ, अब आप देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। हुँ, तो सर ने उनको बोला कि बोले डिनर तो मेरे वहाँ पे जाके करेंगे। अब वो बिज़नेसमैन थे एक्चुअली में। वहाँ से वो ले गए जी हमें अपनी बार में। हुँ, उनका साइन कोई जगह था, तो वहाँ पे उनकी बार थी। होटल से वहीं से हमें साथ बोले चलो। मैंने उनको बोला क्या हुआ? तो वो मुझे भी गाड़ी में बाहर जब जा रहे पूछने लगी, क्या हुआ? तुम क्यों आ गई? तो सर ने मुझे बताया था कि आप इनको ये बोलना कि सर को मैं पसंद नहीं आई, ऐसा कुछ अच्छा, करके बोलना। मैंने बोला ठीक है। उस टाइम तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं आई किस चीज़ के लिए हूँ वहाँ पे। ओके। फिर जब मैं वहाँ से निकली तो वो सर हमें अपना, उनका एक बार था साइन साइड में, वहाँ ले गए। वहाँ पे मैंने एक अलग ही दुनिया देखी कि वहाँ पे जब मैं बैठी हूँ तो वो बार टाइप था, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, ड्रिंक कर रहे हैं और लड़कियाँ ही लड़कियाँ वहाँ पे, 10 लड़कियाँ इस लाइन में, 10 लड़कियाँ वहाँ पे, तो डांस कर रही हैं वो। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बार है तो यहाँ पे ये लड़कियाँ काम करती हैं मेरे पास। तो मुझे लगा जॉब वगैरह करती होंगी। तो उस टाइम ज़्यादा तो पता नहीं कि तो एक्चुअली बार करती क्या थी लड़कियाँ? कुछ नहीं, मुझे वहाँ पे उस टाइम लड़कियाँ क्या करती कि जैसे बार में लोग ड्रिंक वगैरह करने आते हैं तो लोग, लड़कियाँ उनको एंटरटेन करती हैं। ओके। मतलब वो पार्टीज़ अब देखो सारे वहाँ पे, जहाँ तक अभी के सवाल से बताऊँ तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को अर्निंग तो है नहीं कुछ, ठीक हुँ, है? सबको अब मेरे जैसा बंदा भी वहाँ गया है, जेब में पैसे उतने हैं नहीं है, हुँ, लेकिन सपने बड़े-बड़े हैं और वहाँ सर्वाइव रेंट वहाँ पे 20,000 30,000 रेंट है, तो सर्वाइव करने के लिए आप किसी ऐसी जगह पे आके फँस जाते हो। तो लेकिन ख़ैर मुझे पहली बार में ही कोई अच्छा इंसान ही मिला था। हुँ, मैं बच गई उस दिन, जब मैंने वो लड़कियाँ वग़ैरह देखी तो उन्होंने फिर जो मेरे को लेके गई थी उनको बोला कि चलो डांस करो। वो न इसको उसको डांस-वांस करवाया वहाँ से। फिर उन्होंने डिनर करवाया, बोला एक्चुअली मेरा ये बार है, मैं आपको दिखाने लेके आया था।
उन्होंने मुझे फिर बहन बनाया, छोटी बहन, कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हें मुंबई में कभी किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हें अगर दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो मैं तुम्हें पूरी हेल्प करूँगा, लेकिन तुमने इस बंदी से आज के बाद नहीं मिलना और ना इसके साथ रहना है। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से घर ड्रॉप किया था, तो नेक्स्ट डे मैंने एक शूट आया, मैं वहाँ चली गई। नहीं, जब आप ये सब कुछ हुआ, जब हुँ। ये सारा इंसिडेंट हुआ, तो जिनके साथ आप रह रही थी, आपने बताया कि वो एक्ट्रेस भी हैं थी उस टाइम की या हैं उस जो भी हैं। तो कुछ क्लैशेज़ नहीं हुए आपके? उन्होंने वो बैकफ़ायर नहीं किया उन्होंने कि ये नहीं मेरे हुआ साथ ना, ऐसे क्यों हुआ? उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे लिए अपना टाइम निकाल के गई थी, तो तुमने ऐसे-ऐसे किया, तो मैंने उनको बताया मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उनको कुछ बोला ही नहीं। वो मेरे को उठा के वापस ले, उन्होंने बोला कि चलो मेरे रेस्टोरेंट चलते हैं, मैं वहाँ आ गई। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे मुंबई में नहीं रहा जाता, ऐसे कैसे आप मुंबई में आई हो, क्या सोच के आई हो? जेब में तुम्हारे पैसे नहीं है, रहने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं है, हुँ, तो तुम ऐसी जगह पे सर्वाइव कैसे करोगी अगर तुम लोगों के साथ इस तरह से। मुझे तो समझ नहीं आया उस टाइम पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हुँ, तो मैंने उनको बोला कि फ़िलहाल मुझे घर जाना है, मुझे नहीं पता था कि घर आने के बाद वो मेरे साथ बहुत सारी उसने चीज़ें की, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। उसके हुँ। बॉयफ्रेंड आया एक बार, उसके पीछे उसने मुझे थप्पड़-वप्पड़ भी मारे उस लड़की ने अच्छा। फिर। तो जबकि मैं उसको भैया बोलती थी, ये सब इंसिडेंट्स हुए। फिर एक दिन मेरा शूट आया तो मैं वहाँ से शूट पे चली गई। जब तक मैंने उसको बोला था मेरा रूम खाली चेंज कर देना, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तो जब तक मैं बोल के गई हूँ शूट से यही प्रिंट वगैरह के लिए मीटिंग थी, गई मीटिंग से वापस आई, तब तक मेरे रूम का वो टीवी था एक एलईडी बड़ा और कुछ सामान था। सामान वगैरह था नहीं मेरा, थोड़े से कपड़े उसने मुझे दिए तो मैंने बोला मेरा सामान? तो बोले जी वो गेटकीपर का सामान चेंज करते हुए टूट गया है। नीचे गई गेटकीपर को पूछा, बोले जी मैडम तोड़ दिए, तो मैंने कहा टूटा हुआ टीवी कहाँ पे है? बोले जी हमने फेंक दिया है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर मेरा थोड़ा उस दिन से मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि यहाँ के लोग थोड़े टेढ़े टाइप के हैं और इनके साथ टेढ़ा बन के चलना पड़ेगा। और उस दिन मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। तो फिर उसने मुझे रूम से निकाल दिया फाइनली। मैंने कहा ठीक है मैं तो जा वहाँ रही हूँ। पे आपको समझ आ गया कि मुंबई का थोड़ी डेफ़िनेशन अलग है, जो अभी अलग है। तक आपने सोची थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो वहाँ से मैंने रूम खाली करके सामान लेके अपना फिर से रोड पे भटकना शुरू हुई। मतलब आपके पास उस टाइम कोई ठिकाना नहीं नहीं, था, मेरे पास नहीं कोई था। घर नहीं था, नहीं, जस्ट आपने रैंडमली अपना सामान उठाया और हाँ, रोड पे निकल गई। बिल्कुल। उसके लेकिन आगे की कहानी? उसके आगे फिर मैं वहाँ से मैकडॉनल्ड है एक लोखंडवाला में, मैकडॉनल्ड गई, सामान थोड़ा जो कपड़े-वपड़े थे लेके मैकडॉनल्ड गई। वहाँ बैठी हुई थी तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, जाऊँ कहाँ, रहने की जगह नहीं थी। फिर मेरे को वहाँ से मैंने फ़ेसबुक पे एक ऐड डाला कि आई नीड अ पीजी इन मुंबई है वो। पैसे भी ज़्यादा थे नहीं, रेंट ज़्यादा मैं अफ़ोर्ड कर तो नहीं उस टाइम सकती आपके थी। पास पैसे थे? थोड़े बहुत, बाकी ओके। थोड़ा बहुत दोस्त लोग तो मंथली मुझे मिल-मिल के थोड़े-थोड़े सपोर्ट कर ही रहे थे। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने मुझे मैं बैठी हुई थी तो मैंने ऐड डाला, तो मेरा एक फ्रेंड था, काफ़ी मतलब फ़ेसबुक फ्रेंड ही था। तो उसने मुझे बोला कि तुम मुस्कान टेंशन मत लो, मैं यहीं रहता हूँ मुंबई में। वो भी एक्टर बनने आया हुआ था। तो उसने बोला अब मैं लेने आता हूँ, तुम कहाँ पे हो? मैंने उसको बताया मैं फलानी-फलानी जगह पे हूँ, आप आ जाओ। तो वो आ गया, मुझे मैकडॉनल्ड लेने आया, तो वहाँ से अपने घर लेके जाता है। फिर मैं एक नई जगह पहुँची, मतलब जहाँ मैं रह रही थी उससे भी आगे। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो मड आइलैंड बोलते हैं उसको, जगह को हुँ, वहाँ हुँ। की। वो बीच जैसा है, उसको बोट क्रॉस कराती है, उस साइड लेके जाती है। उस साइड लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा चॉल टाइप के घर बने हुए हैं, हुँ, लेकिन बहुत थोड़ा सस्ता रेंट में वो घर मिलता है। और जब मैं उसके घर के अंदर गई, शाम को पहुँची तो देख रही हूँ उस घर के अंदर एक घर के अंदर, हुँ। जिसमें एक हॉल था, एक कमरा था और टीन जैसे शेड होते हैं ना वैसे बना हुआ, और 9 लोग रह रहे थे उसके अंदर। छ छोटे-छोटे बिस्तर लगाए हुए हैं, 9 लोग एक साथ बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो मैंने बोला मैं यहाँ रहूँगी, उसने बोला हाँ, यहाँ रहना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम मैंने सर्वाइव किया उनके साथ, तो बोले इतना ना किराया है, 2-3 हज़ार उन्होंने मतलब भी। एक अच्छे घर से एक एक्ट्रेस के साथ छोड़ के आप लोग एक चोल में आ गए। चॉल में आ गई मैं। फिर मैंने उधर 3,000 एक उन्होंने बोला रेंट है, 3,000 मैंने रेंट दिया। लेकिन वहाँ भी मेरे को कुछ अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला क्योंकि जो वहाँ के लड़के-लड़कियाँ जो भी रह रहे थे, एक साथ ही रहते हैं वहाँ पे सारे। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बेचारे घर से आए हुए हैं, स्ट्रगल ही कर रहे थे, ना किसी के पास पैसे थे, ना कुछ। शाम को अगर भूख लगनी तो मैंने सब्ज़ी लेने निकलना तो सबने पीछे-पीछे कि हमने भी जाना है, हमें भूख लगी है। तो जो मेरे पास थोड़े बहुत, मेरा थोड़ा नेचर भी वैसा है, तो थोड़ा जो मेरे पास होता था मैं मिल-बाँट के खा लेते थे हम लोग। फिर एक दिन मैंने 1-2 शूट फिर मेरा स्टार्ट हुआ, प्रिंट वगैरह मैं ज़्यादा करती थी, तो प्रिंट में मुझे पैसे सेम डे मिल जाते थे।
क्या? तो थोड़े पैसे आते रहे तो मैंने उनको बताया कि चलो थोड़े पैसे हैं, हम लोग मिल के ना बोर्ड के उस पार घर ले लेते हैं, क्योंकि बोर्ड के इस साइड में ना गाड़ी का बड़ा क्या आप प्रॉब्लम बताना होता है। चाहेंगी कि कितने पैसे मिलते होंगे? वहाँ पे शूट में आप अगर प्रिंट्स वगैरह करते हो तो वो डिपेंड करता है, पर चेंजेस के हिसाब से रहता है। अच्छा। कोई 100 भी देता है आपको, कोई 300 भी दे देता है। कास्टिंग कोऑर्डिनेटर वाले लेंगे रहेंगे बीच में तो आपको 2 से 3,000 से ज़्यादा देंगे नहीं। कि अगर 3,000 का भी है तो 25% तो उनकी कमीशन हो जाती है, उसमें तो बचता क्या है, पूरा दिन शूट हम करते हैं। कास्टिंग वाले बैठे एक शूट दिला दिया, वहाँ चले जाओ जी, कर लो, इतना कमीशन दे दो। तो वो ऐसे ही वैसे ही चलता है वहाँ पे तो। बस वहाँ से रूम लिया, चेंज किया, फिर मैंने वहाँ से दूसरी साइड में आई जब मैं, तो जब मैंने रूम लिया 15-1 हज़ार रेंट था उसका घर का, 50-1 हज़ार डिपॉजिट था, ब्रोकरेज थी। शिफ्ट तो सारे हो गए, बोलने लगे कि सुबह पैसे दे देंगे मुस्कान, आपको डिपॉजिट के लिए थोड़े थोड़े दे देंगे, सुबह एग्रीमेंट भी बना लेंगे। रात को उसकी सारी पेमेंट आपने की? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने पेमेंट की, नहीं 20-30 हज़ार रुपये डिपॉजिट में कम था, तो उन्होंने बोला हम मिल के दे देंगे आपको। तो मैंने बोला यार मेरे पास उतने ही थे, मैंने तो दे दिया, अब घर भी ले लिया। हुँ। आप मानो हम रात को आके सोए हुए थे और जब मैं सुबह देखती हूँ ना, तो एक लड़की और एक लड़का, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और एक और हमारा जो मेरा फेसबुक दोस्त था, हम 3-4 लोग ही बचे थे वहां पे। बाकी का पूरा घर खाली हो गया था, जिन्होंने पैसे देने थे वो सब भाग गए थे। जब सुबह उठ के देखती हूँ अलमीरा में ना कपड़े पड़े हैं उनके, ना कोई सामान है, सब के सब गायब है वहां से। मेरे को भी शौक लगा कि अब घर भी ले लिए। ये है मुंबई मेरी जान है। बिल्कुल बिल्कुल। ना डिपॉजिट के लिए पैसे बचे, फिर थोड़ा सा एडजस्ट किया, लैंडलॉर्ड से बात की, तो वो मेरे मकान मालिक शायद ऊपर वाले की दुआ से वो बहुत अच्छे थे कि उन्होंने मेरे को बोला कि बच्चे कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम है, आप रहो, कोई बात नहीं, जब आपके होंगे आप डिपॉजिट दे देना, थोड़ा बहुत जो मैंने उनको दे दिया। तो हुँ। इसी तरह से मैं वहां पे रहने लगी, फाइनली मतलब मेरे पास एक घर आ गया था जी। तो अब आपको घर मिल चुका था। हम्म। तो अब कहीं न कहीं जैसे आपको प्रिंट एड के शूट भी मिलना शुरू हो गए थे, जी। ठीक है? इसके बाद आप बड़ी ब्रेक की तलाश में डेफ़िनिटली आपको रही होगी, क्योंकि अभी जी। तक वो मेन जो आपका मिशन था वो कहीं न कहीं भी अभी भी पेंडिंग था। बिल्कुल। अप एंड डाउन चल रहे थे, या फिर मैं कहूँगा सिर्फ़ डाउन, डाउन, डाउन चल रहे थे, और उसके अंदर कहीं न कहीं आपको भगवान या जो आपकी विल पावर है आपको बचा के रखी हुई थी, किसी बिल्कुल भी चीज़ को बिल्कुल। लेके। तो इसके बाद जो आपका टारगेट था एक एक्ट्रेस बनने का या फिर एक बड़ी ब्रेक का ग्लैमर वर्ल्ड में, बिल्कुल। उसके आस-पास आप पहुँची? कुछ उसमें और पड़ाव आने बाकी थे या फिर आपकी जर्नी यहीं पे खत्म हो गई? पड़ाव तो बहुत सारे आए, एक बार तो मन करता था कि उठा के सामान तो वापस चले जाऊँ, जॉब कर लूँ। फिर लगता था कि, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप इस फ़ील्ड में आ जाते हो ना, आपको वापस जाने का मन नहीं करता है। आपको लगता है नहीं मैं कर रही हूँ काम, मेरा कुछ हो, हम यही सोचते रहते हैं कि नहीं आज नहीं तो कल ब्रेक मिलेगा, आज नहीं तो कल ब्रेक मिलेगा। ऐसे करते-करते मैंने काफ़ी सारे लोगों से मिला वहाँ पे। फिर जब मैं रहने लगी, जो ऑलरेडी मेरे रूम पे रहते थे, उसमें मैं देख रही हूँ जो मेरा फेसबुक फ्रेंड ही था, जो मेरे साथ जिसके थ्रू मैं उस घर में गई थी, एक नॉन वो हैं फैशन डिज़ाइनर्स ही हैं। वो रात को रोज़ चले जाता था, 2-4 घंटे बाद आता, तो मैं उसको पूछती थी तुम कहाँ जा रहे हो? हुँ, तो वो कभी नहीं बताता था कि मैं कहाँ गया हूँ, कहाँ नहीं। थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चला कि वो जो कास्टिंग डायरेक्टर है, मतलब जो मेरा फ्रेंड था, हुँ। वो एक बंदे से मिलने जाता था, फैशन डिज़ाइनर को। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं खुल के तो नहीं बोल पा रही हूँ आपको, कि लड़कियों से ज़्यादा तो मेरे को तो लगा था लड़कियों के लिए स्ट्रगल है वहाँ पे। वहाँ लड़कों के लिए उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। जब हम रह रहे थे वहाँ पे तो धीरे-धीरे मैंने लड़कियाँ, अब मेरे को सर्वाइव तो करना था वहाँ पे क्योंकि मैं रह रही हूँ। पैसे मेरे पास अर्निंग थी नहीं इतनी ज़्यादा, और मेरे को सपोर्ट कोई हो नहीं रही थी फैमिली से। तो मैंने पीजीज़ वगैरह रखने शुरू कर दिए अपने ही रूम में, क्योंकि मेरा रूम काफ़ी बड़ा था, स्पेस थी काफ़ी ज़्यादा। तो एक रूम में हम 3-4 लोग हम एक रूम में सोते थे, अंदर वाले में 2 रूम में 2 लोग सोते थे। तो ऐसे कर के हम टाइम निकाल रहे थे अपना। नहीं, वो अपने फ्रेंड के बारे में बात बता रहे थे कि वो किसी फैशन डिज़ाइनर से मिल रहे थे। तो क्या थी वो कहानी? कहानी ये थी कि वो जब हमारे घर पे रहता था, तो उसको किसी ने बुलाया हुआ था कि ऐसे कोई डिज़ाइनर थे, तो मैं उनको डिज़ाइनर, कुछ टाइम मेरे को हो गया था वहाँ पे रहते हुए, तो लोगों के बारे में मुझे समझ आने लगी थी। तो मैंने थोड़ा उसको समझाया था कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बताया कि मैं ऐसे-ऐसे डिज़ाइनर के पास जाता हूँ। मैंने कहा वो क्या करता है? कुछ नहीं, मैं जाता हूँ तो उसकी टाँगें दबाता हूँ,
उसको मसाज देता हूँ मैं, मतलब गलत काम ही करवाता था वो भी उससे, और 2,000 रुपए देके, मतलब वो सर्वाइव कर रहा था बंदा ऐसे-ऐसे लोगों के पास जा जाके, जो 2-2 हज़ार रुपया, मतलब ये जो एक्टर लोग बनने गए हुए हैं ना, 2-2 हज़ार रुपया उनको दे रहे हैं और अपनी मसाजें करवा रहे हैं, काम कुछ देंगे नहीं। वो इस भरोसे पे बैठे होते हैं, जी मैं उसके पास जाता हूँ, आज नहीं तो कल काम देगा ही। कल-कल देखते-देखते आज वो बेचारा अपने घर वापस पहुँचा हुआ है और शादी करके बैठा है। टाइम भी पूरा उसने अपना वेस्ट किया उस लाइफ में, कुछ नहीं बना। तो सही बात है। तो इसके बाद फिर फाइनली आपको ब्रेक कब मिला अब? फिर फाइनली मुझे स्ट्रगल करते-करते जब काफ़ी टाइम निकल गया, तो मुझे एक सीरियल में ब्रेक मिला। मैं बैठी हुई थी तो मुझे कॉल आया प्रोडक्शन से, स्वासी प्रोडक्शन करके है। महाभारत सीरियल में एक मुझे छोटा-सा उन्होंने काम दिया था। यशोदा का रोल दिया था उन्होंने मुझे। कृष्ण का बचपन दिखाया था। तो पहले उन्होंने बुलाया मुझे वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी चली थोड़ी-सी। सुबह-सुबह उठे गाड़ी से, वो उमरगाँव साइड में सेट लगा हुआ था, गए हम। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो पहले तो छोटा ही रोल था, उनको फिर थोड़ा मेरा फेस वगैरह अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे उसकी कृष्णा की माँ बना दिया था, यशोदा। तो तो फाइनली आपको ब्रेक मिली। मिली, हाँ। चाहे वो मेरा 2-3 दिन का ही था, लेकिन अच्छा अच्छा था वो। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अब मेरे को कुछ ना कुछ, अगर मैं खुद की मेहनत से कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ मिल रहा है। हुँ। वो शूट खत्म हुआ तो जो वो उनके जो सीरियल के डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, मालूम नहीं, जब हम वापस जा रहे थे तो उन्होंने भी मेरे दिमाग में बात डाल दी कि मुस्कान, तुम्हें ये 1 डे, 2 डे, फीचर कास्ट, ये सब काम नहीं करने हैं। एपिसोडिक्स जैसे सावधान इंडिया, ये सब सीरियल्स होते हैं, नहीं करने हैं। हुँ। तो मैंने बोला सर क्यों? बोले इससे आप थोड़े बहुत पैसे तो कमा लोगे, लेकिन आपका फेस बहुत पॉपुलर हो जाएगा। तो हुँ। आपका जो फेस है ना, आप किसी मूवी में स्टार बन सकती हो, मतलब लीड कर सकती हो। तो बहुत अच्छा भी फ़ील होता है जब कोई इंसान बोलता है कि आप बिल्कुल। लीड कर सकती हो, है ना? तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा था। बस उन्होंने मुझे यही दिमाग में डाला था, तो उसके बाद जो मुझे काम आते रहे तो मैं ना करती रही सबको कि नहीं, मुझे एक दिन लीड मिलेगी। फिर मुझे एक मूवी मिली। मुझे एक डायरेक्टर थे, प्रोडक्शन है एक वहाँ पे ही, तो एक डायरेक्टर थे वहाँ के, उन्होंने बताया कि कोई मूवी बना रहे थे, मुंबई माफिया करके मूवी आ रही है कोई। तो मुझ ऐसे ही जब मैं बाहर निकली, लोगों से मिली, थोड़ा स्ट्रगल किया, तो कुछ एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग वाले ये सब मिले। हाँ, मैं ऑडिशंस देने भी जाती थी, लाइन में खड़े रहो, फिर नंबर आता था, ऑडिशंस भी दिए मैंने काफ़ी सारे वहाँ पे। तो फिर मेरे को एक फाइनली एक प्रोड्यूसर मिले, मुझे उन्होंने बताया कि आपके लिए एक मूवी है मुस्कान, तो आपको मैंने लीड रोल के लिए सेलेक्ट किया है। मैंने कहा ठीक है सर। बोलते हैं कि हमारी ना मीटिंग है। मैंने कहा कहाँ पे? बुलाया उन्होंने वहीं पे, सन एंड सैंड है वहाँ पे, एक जुहू जुहू में ज़्यादातर मीटिंग्स होती थी। ओके। जुहू में बुलाया उन्होंने हमें, मुझे तो कि मुस्कान ऐसे-ऐसे काम है मूवी में, मैं चली गई उनके साथ वहाँ मीटिंग पे। तो मैंने बोला सर वहाँ पे कौन होंगे? तो उसमें कुछ नोन एक्टर्स थे वहाँ पे। हुँ। जब मैं वहाँ पे गई मिलने के लिए तो बोलते हैं कि मेरी मूवी का टाइटल वगैरह बताया उन्होंने, ये मूवी है मेरी, दुबई में शूट होगा, मेरा मंदाकिनी का रोल है उसमें, दाऊद की गर्लफ्रेंड बनी हूँ मैं, मंदाकिनी। अच्छा। और दाऊद जो है कि नॉन बड़े एक्टर थे कोई। तो पहले तो मैं इतनी छोटी-सी, फिर बाद में बोलेंगे आपका एज कम है, और जो वो बनाए हैं वो मेरे से 25 साल बड़े हैं, 25 से 30-35 साल होंगे मुझे लगता है बड़े। हुँ। तो मैं बड़ी खुश भी हुई कि बुलाया मेरे को, मेरा लीड में फाइनल हो गया है। तो मैं हँसी-खुशी घर आई, मैंने आके फैन्स लोगों को पार्टी-वार्टी भी करवाई कि यार मेरा फाइनल हो गया है, अब मेरी वर्कशॉप शुरू हो जाएगी, एग्रीमेंट हो जाएगा। उन्होंने बताया जैसे-जैसे आपको हम 10 लाख रुपया जो है पेमेंट, एडवांस पेमेंट करेंगे एग्रीमेंट के साथ। मैं आई, मैंने बोला ठीक है। आप मानोगे वो, मतलब करते हुए उसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन गया जब और वहाँ से आ गई, मैंने कहा सर एग्रीमेंट नहीं हुआ। बोला आपकी पहले वर्कशॉप करेंगे हम लोग। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वर्कशॉप में क्या करना होगा? आपको गन चलाना सिखानी है, आपको हॉर्स राइडिंग सिखानी है। मैंने कहा ठीक है। अब आपको कहीं न कहीं एक्साइटमेंट लगी होगी एक्साइटमेंट थी, हाँ। कि अब तो ये हो गया है। हाँ, और फ्रेंड्स लोग जो काम कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि पहले मैं पूछती रहती थी मैं। उन्होंने बताया कि हाँ, ऐसे-ऐसे वर्कशॉप्स होती है, उसमें आपको थोड़ा ट्रेन करेंगे, बताएँगे। मैंने बोला ठीक है। फिर अचानक से क्या हुआ, एक दिन डायरेक्टर मुझे बोलते हैं, प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर ही थे वो, मुझे बोलते हैं कि आपको ना मेरे ये जगह चेंज करनी पड़ेगी जहाँ पे आप रह रहे हैं। मैंने बोला क्यों सर? क्योंकि वो मुझे छोड़ने आए थे, और जिस एरिया में मैं रहती थी ना, वो वहाँ पे ना ज़्यादातर मछुआरे हैं ना, जो मुंबई के हुँ। मछुआरे, वो वाली कम्युनिटी रहती थी।
और वहाँ रहने का मेरा एक ही वो था, क्योंकि वो सबसे सस्ता एरिया था। जितने भी आज के एक्टर, मॉडल जो भी जाते हैं ना, एंड ऑफ द डे उनको वहीं पे सर्वाइव करना पड़ता जाके, क्योंकि वो हमारे बजट के अनुसार आ जाता है, वो मिल जाता है हमें वहाँ पे घर। तो जब वो मुझे वहाँ छोड़ने आए तो थोड़ा स्मेल वगैरह काफ़ी रहता है वहाँ पे रोड पे ना। तो बोलने लगे कि आप यहाँ रहती हो? मैंने बोला हाँ। तो बोले कि आपको पहले तो यहाँ से घर चेंज करना है। मैंने बोला सर क्यों? ये हमारी मूवी की जो मॉडल है ना, वो ऐसी जगह नहीं रह सकती, मैं ऐसी जगह थोड़ा ना आपको छोड़ने आ सकता हूँ। फिर आपका ड्राइव, फिर सेकंड डे मैंने बोला सर ठीक है देख लेंगे। दूसरे दिन मुझे बुलाया कि आपको कपड़े स्टाइलिश बनाना है, चलो आपको शॉपिंग कराता हूँ। मैंने कहा सर काम तो शुरू नहीं हुआ अभी तक, तो शॉपिंग करवाओगे? बोले लगे ये मैं आपने मतलब काफ़ी, जब मैं वहाँ पे एडजस्ट हो गई हूँ, 2-3 साल मेरे निकल गए, उसके बाद की बात बता रही हूँ। मैंने उनको बोला ठीक है आप मुझे कपड़े वगैरह ठीक है मैं खुद चेंज कर सकती हूँ, मैं ले लूँगी, आप मुझे बताओ किस ड्रेसेस होती हैं, कैसी है वो, जहाँ मुझे एडवांस पे कर दो, मैं उस हिसाब से शॉपिंग कर लूँगी। नहीं, नहीं आपको मैं खुद बताऊँगा, स्टाइलिश बनाऊँगा। फिर धीरे-धीरे ना वो मुझे बोलने लगे, 1-2 दिन लग गए, फिर बोलते हैं कि आप ना मेरे साथ मेरे रूम पे शिफ्ट हो जाओ, मतलब जहाँ पे वो रहते थे। मैंने बोला सर मैं आपके साथ क्यों शिफ्ट हो जाऊँ? देखो फिर मुझे बताते हैं कि मुस्कान देखो, लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैंने कहा सर क्या? तो समझ तो मुझे आ गई थी, क्योंकि अब मुझे टाइम भी हो गया था। तो मैंने कहा सर देखो, आप मूवी बना रहे होंगे बेशक, मैंने अभी इतना 3-4 साल स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मेरे को बीच में भी, अभी मैंने आपको शॉर्टकट में ही बताया है, बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जहाँ पे कंप्रोमाइज़ ये वो चीज़ें चलती थी। तो बोलते हैं कि आपको मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा सर ओके। किस लिए? तो आपको मतलब वो उन्होंने हाँ, सरेआम ही बोल बोल दिया। दिया मुझे, क्योंकि ओके। उनको पता है कि अब इतने टाइम हो गया है, मैं उनको भाव तो दे नहीं रही हूँ ज़्यादा। तो हम्म, कहीं न कहीं वो बंदा ना एक फ्रस्ट्रेट हो गया, अंदर से भर गया, और उसने मुझे बोल दिया कि तुम्हें मेरे साथ शिफ्ट होना पड़ेगा, मेरे साथ लिविंग में रहना पड़ेगा, हम्म, तो ही तो मैं तुम्हें स्टार बनाऊँगा, तो मेरा फ़ायदा होगा उसमें, मेरा भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो मैंने कहा सर ये सब तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे को आपके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे उतार दें, ना मैंने आपकी मूवी करनी है, तो ना मुझे रहना है आपके साथ। हम्म। तो मैं जो है उस बंदे को ठुकरा के वहाँ से अपने घर वापस चली गई। फिर घर मुझे जो मतलब मुंबई में वापस। मुंबई वाले ही अपने रूम में चली गई। ओके। फिर मैंने घर जाकर अपने फ्रेंड को बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे प्रोड्यूसर था वो। तो उसने मुझे समझाया भी था, लेकिन पहले बोला था। तो मैंने बोला अब क्या करूँ, अब क्रेज़ था, अब कोई काम करने आई हूँ, ऑब्वियसली कोई बुला रहा है, जब तक मैं मिलने नहीं जाऊँगी तब तक मुझे बंदे की फितरत तो नहीं पता चलेगी ना हम्म, कैसी है। हम्म, तो मैं वापस आ गई घर पे। तो जब मैं रहने लगी, फिर मैंने उसको सारी स्टोरी बताई कि ऐसे-ऐसे। बाद में उसने शायद कहीं मूवी का प्रोमो लॉन्च किया था। मेरे को एक दिन फ़ोन किया था उन्होंने, कि स्पेशली बताया कि मुस्कान मेरी मूवी का प्रोमो लॉन्चिंग पार्टी, क्या बोलते हैं, प्रोमो ही किया था उन्होंने, लॉन्चिंग पार्टी है। मैंने कहा सर आपकी जिस दिन मूवी आएगी ना, मैं पहला शो देखने जाऊँगी आपका। तो मैंने उस टाइम भी उसको कहते अभी भी मौका है सोचो। मैं सर मैंने सोच लिया है, आप मुझे बता दी, मैं आपको आपकी मूवी का पहला शो देखने जाऊँगी मैं। आज तक उनकी मूवी, हाँ, वो मैंने उनका देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, मूवी उनकी आज तक रिलीज़ नहीं हुई। उनका नाम मैंने दोबारा अभी तक सुना नहीं। अब मुझे हो सकता है वो आगे बढ़े हों लाइफ़ में क्या, लेकिन मैंने दोबारा उनके साथ, मैं टच में ही नहीं रही, ऐसे लोगों के साथ। तो ये सब स्टोरियाँ मेरे साथ होती रही हैं। तो मुस्कान जैसे आपकी एक कहानी रही, आपने बताया कि आप जम्मू से शुरू हुई थी, हुँ, अप एंड डाउन आए, फिर आप पुणे पहुंची, फिर बेंगलोर, फिर बॉम्बे। बॉम्बे में आपने काफ़ी सारी उतार चढ़ाव देखे, है ना? और फाइनली काम भी किया इंडस्ट्री में, अपनी उस जिद को मनवाया जिसके लिए आप आई थी, आपको काम भी मिला। और आपने काम वही किया जिसमें आपको आपके मन को संतुष्टि मिलती हो, जिसमें बिल्कुल, आपको बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन मिलती हो। बिल्कुल। तो अब आप देखिए जैसे ग्लैमर इंडस्ट्री है, हुँ, ठीक है? यहाँ पे हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, स्पेशली लड़के लड़कियां हैं, मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री मुझे लगता है कि कोई आदमी दिमाग से नहीं दिल से काम लेता है, ठीक है? बिल्कुल। कहीं ना कहीं लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाते रेडी हो हैं, जाते हैं। या फिर कहीं कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। हुँ, तो मुस्कान जैसे कि आपने मुंबई में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे हैं, मतलब आप जम्मू से शुरू हुई थी, फिर आप चंडीगढ़ गईं, फिर उसके बाद आप पुणे गईं, फिर आप बैंगलोर गईं, बैंगलोर से आप मुंबई आईं, मुंबई में आपने कई घर चेंज किए, बिल्कुल। है ना? और अलग-अलग लोगों से आप मिली वहाँ जाके, ठीक है? आपने अलग-अलग लोगों को एक्सपीरियंस किया, जबकि वो मुस्कान थी, वो एक आराम मतलब छोटे गाँव की रहने वाली लड़की, फिर वो एक बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ रही, इतने बिल्कुल, आप बिल्कुल। कह सकते हो कि ऐसे मैं तो ये कहूँगा कि इतने जंगली लोगों में रहीं और फिर वहाँ बिल्कुल। से सेफ़ली बच के आईं और अपने आप को कहीं सैक्रिफ़ाइस नहीं किया आपने।
है ना? बिल्कुल। अपनी ज़िद के सामने, अपने एथिक्स के साथ आपने मुंबई में काम किया, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें दिखाती भी हैं कि आप काम कर सकते हैं, बट येस आपको रेडी रहना पड़ सकता है किसी भी चैलेंज के लिए। तो मुस्कान, मेरा क्वेश्चन है आपसे, जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं, जी, ठीक है? ग्लैमर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी चकाचौंध के सामने कोई भी आदमी अंधा हो जाता है। बिल्कुल। आदमी का दिमाग बंद हो जाता है, दिल से काम करना हुँ, लेना शुरू हो जाता है, मैं बिल्कुल, कहूँगा ये, बिल्कुल। ठीक है? कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे यहाँ पे काम करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो कंसीडरिंग आप ज़ीरो से स्टार्ट होके एक लेवल तक पहुँची, है ना? बिल्कुल, आपने एक्टर्स के साथ काम किया, आपने जाने-माने लोगों के साथ काम किया, बिल्कुल। इंडस्ट्री में आके, या फिर आप उनके टच में रही हैं और आपने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। तो उन लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे कि ऑब्वियसली सपने देखने का हर आदमी को हक है। मतलब हर बिल्कुल। बंदे को मुझे लगता है कि बड़ी सोच रखनी चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। तो कहीं न कहीं वो मैसेज या फिर कुछ एक ऐसी टीचिंग्स की जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो ग्लैमर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको किन चीज़ों को, किन जी, जी। प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करना चाहिए? मैं ये बताना चाहूँगी कि ठीक है, मुंबई में सबके सपने होते हैं मुंबई जाने के, सबको काम करना है वहाँ पे। तो मेरे को ये लगता है कि हाँ, सारे जाएँ, अपने सपनों को पूरा करें। बहुत अच्छे लोग भी हैं। हुँ। मैं बहुत सारे अच्छे प्रोडक्शंस में भी गई हूँ। चाहे हो सकता है वो अच्छे लोग थोड़े कम हों, बट कम अच्छे हो, लोग हाँ। भी हैं। अच्छे लोग भी हैं, 10 में से 2 ही परसेंट होंगे, हुँ। लेकिन हैं। क्योंकि बहुत सारे अभी भी मेरे को फ़ोन करते हैं वहाँ से, जिनका आज भी मेरे साथ लिंक है, टाइ-अप्स है। तो अगर मेरे को कोई पूछता भी है कि कोई काम दिलवा दो जाइए, तो मैं उनका रेफ़रेंस दे देती हूँ, वो उनसे मिलने चले जाते हैं। हुँ। तो मेरे को ये है कि ज़्यादातर अगर आप जाते हो, वहाँ पे स्ट्रगल करने जा रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो, है ना? जाओ, अच्छे लोगों से मिलो, ये ड्रग्स पार्टीज़ ये सब से कोई मतलब नहीं है। मुस्कान, एक मेरा क्वेश्चन था, पिछले अगर हम सालों की 1 2-3 साल पीछे झाँक के देखें, हुँ, तो काफ़ी चीज़ उठी भी थी नेपोटिज़्म की। हुँ, मतलब कि आप देखो ये आज की जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, उसमें सारे स्टार किड्स होते हैं, या फिर हुँ, कहीं न कहीं ऐसे लिंक अप होते हैं किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से या किसी बड़े आदमी के। आप कह रहे हो कि उनके बेटे-बेटियाँ या फिर उनके रिश्तेदार होते हैं। तो ये नेपोटिज़्म वाला जो गेम है, या फिर ये स्टार किड्स वाला जो गेम है, ये सच में है या फिर टैलेंट की भी कदर की जाती है वहाँ पे? सर टैलेंट की कदर की जाती तो आज न कितनी मूवीज़ बनती हैं। हुँ, तो आज बहुत सारे लोगों को मौका मिलता। हुँ, मैं आपको बताऊँ 10 साल में जिन लोगों को मैं जानती हूँ आज वो बेचारे वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। हुँ, एक-एक घर में 10-10 लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं उनमें कोई अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, सब हुँ, कुछ अच्छा कर लेते हैं, हुँ। लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता है आगे बढ़ने का। नेपोटिज़्म तो है तभी तो काम नहीं मिलता है। तो आपको लगता है ये कहीं न कहीं जो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, हुँ। ये टैलेंट का गला घोंटते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल तभी तो कोई आगे नहीं पहुँच पा रहा है। हुँ, तभी तो हम आज नया कोई फेस नहीं देख पाते हैं। अब कितने सारे लोग हैं, आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारे जाके टीवी सीरियल में काम कर लेते हैं। उनको पता है कि टीवी सीरियल में तो काम मिल ही जाएगा। तो वहाँ तक भी पहुँचने के लिए कास्टिंग वाले आ जाएँगे बीच में। कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू, कोऑर्डिनेटर के थ्रू जाना पड़ता है। अगर आपको किसी शूट तो काट ये हमने क्या, जैसे कास्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ किस्से हुँ। सुने हैं कि बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं ये चीज़ें, तो ये सच में रियलिटी है या फिर कही सुनी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल है कास्टिंग वाले ही तो स्टार्टिंग में लोगों को भरोसा होता है कि कास्टिंग वालों के पास जाएँगे, कास्टिंग वाले काम दिलवाएँगे। हुँ। आप 10 बच्चे जाते हो, उसमें से 1 आधे बच्चे को काम मिलता है और वो भी अगर 8,000 रुपए दे रहे हैं, 25% तो कास्टिंग वाला ले जाता है। और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने काम किया, उनका पैसा आज तक नहीं मिला है। मैंने महाभारत किया था, चाहे वो 2 दिन का था, 3 दिन का, आज तक मुझे उसका पैसा नहीं मिला है। क्या बात कर रही हैं? जी, बिल्कुल भी नहीं मिला है और बहुत सारे लोगों के पैसे भी फँसे रहते हैं, कास्टिंग वाले देते ही नहीं हैं। बहुत रेयर होंगे जो कास्टिंग तो वाले इनके गिने लिए चुने। कुछ लीगल नॉर्म्स या कुछ वैसी चीज़ें नहीं है कि अगर आपको आपकी मेहनत का पैसा नहीं मिला तो आप किसी अथॉरिटी को अप्रोच कर सकें? नहीं सर, अथॉरिटीज़ तो हैं वहाँ पे ये अपना एक फ़िल्म एसोसिएशन वाले हैं, वो आपको पैसा निकलवा के दे सकते हैं। लेकिन अब मुझे तो लगता नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो बोलते हैं हमारी पेमेंट नहीं आई अभी तक। हम उनके पास भी गए थे, हमने उनसे भी बात की। फिर वो बोलते हैं जी आपका कार्ड बना लो, सिंटा कार्ड होना चाहिए तो ही आपको काम मिलेगा। अब सिंटा कार्ड का क्या हमें समझ नहीं आता है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई आपको गलत रास्ते पे धकेलता, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करते रहो। वहाँ तक अब देखो वहाँ बड़े स्टार्स तक पहुँचने के लिए तो मुझे लगता है कि आधे 10-15 साल तो हमारे वैसे ही वेस्ट हो चुके होते हैं। 15 साल के बाद हमें लगता है कि हमारा टाइम अब उतना रहा नहीं है स्ट्रगल करने के लिए। तो फिर मेरी तरह उठ के बॉम्बे छोड़ के लोग आ जाते हैं जॉब करने के लिए। तो
बस साथ में हाँ, ये है कि थोड़ा लोगों को सजेस्ट कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन था मुस्कान आपके लिए मेरे पास कि जैसे कि हम पुराने टाइम की बात करें तो बड़ी स्क्रीन्स ही होती थी। जी। बट आज के टाइम में आप देखिए टीवी आ गया है, हुँ, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छे से फ्लरिश हो रहा है। आप देखो कहीं न कहीं ओटीटी ने बहुत बड़ा हिट किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री को, हुँ, है ना? अगर हम बात करते हैं ईयर टू ईयर बिज़नेस की, तो हर साल एक लॉस देखने को मिलता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो आपको लगता है कि जैसे बता रहे हो कि बहुत सारे आर्टिस्ट मुंबई में रह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एक कमरे में 10 लोग सुबह सो रहे हैं, वही सेम कमरे में 10 लोग अलग लोग शाम को सो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स या ये जो जो नए प्लेटफ़ॉर्म्स बिल्ड हुए हैं, कहीं न कहीं हेल्प करेंगे इस नए टैलेंट को आगे आने में? उम्मीद तो सर पूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग दिखे भी हैं जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे हैं अभी। हुँ, उम्मीद भी है क्योंकि लोगों को मौका तो मिल रहा है वैसे यहाँ तक मैंने जहाँ हुँ, तक देखे हैं, जो देखती हूँ मैं, हुँ, बहुत सारे नए चेहरे दिखते भी हैं उसमें। लेकिन ये है कि ओटीटी ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ मुझे लगता है जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हुँ, वो अब ज़्यादातर उम्मीद तो ओटीटी से ही कर रहे हैं कि चलो हुँ, वेब सीरीज़ बन रही हैं अभी। हुँ। काफ़ी सारे क्योंकि निकल अभी रहे आप हैं देखिए शोज़। कई बड़ी-बड़ी मूवीज़ हैं बड़े कलाकार, बड़े दिग्गज, बड़े नाम, जिनकी मूवीज़ आप कह लो कि बॉलीवुड पे औंधे-मुँह गिरी है, फ्लॉप रही हैं। हुँ, बट ऑन द अदर हैंड साइड ओटीटी पे एक लो बजट की मूवीज़ बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही हैं। उसके अंदर हम नए चेहरे देख रहे हैं, नए बिल्कुल, आर्टिस्ट देख रहे हैं, एक नया ट्रेंड देख रहे हैं सिनेमा का। तो बिल्कुल, कहीं न कहीं ओटीटी ने मुझे लगता है कि ट्रेंड तो चेंज की है। तो एक बिल्कुल। आशा की किरण तो है उस यंग टैलेंट के लिए जो कि कहीं न कहीं भटक रहा है और दिशाहीन है। ये थी मुस्कान जिन्होंने अपना रियल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। वो लोग जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए मुस्कान ने हमें बताया। तो मैं थैंक यू करूँगा मुस्कान का कि इतना टाइम उन्होंने निकाला और कई इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच मुस्कान। थैंक यू, यू आर वेलकम। थैंक यू। और इसके साथ मैं मुस्कान से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कहीं और इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे कि मॉडलिंग, ग्लैमर लाइन में जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके बारे में टिप्स दें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें ताकि लोगों को अपने टारगेट तक पहुँचने में मदद मिल पाए। थैंक यू सो मच।